बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई को रोल इन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आज हम यूनिट सेकंड को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो दूसरा है इसमें कि जितने भी क्वेश्चन मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितने भी आपके यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र इसी माह में हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा देंगे। हमारे अन्य जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने उसकी चैप्टर्स क्लासें कंप्लीट करा दी है। अब बहुत ही शीघ्र हमारे मॉडल पेपर आएंगे, सॉल्व मॉडल पेपर, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि पेपर हमारे एग्जाम का आता कैसे है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं एकदम फ्री में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलिए, पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का है, बीए प्रथम सेमेस्टर। पेपर के यहाँ से आपको नेम मिला लेना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि मैं यूपी के अकॉर्डिंग जो है मैं सिलेबस चैप्टर्स क्लासें कंप्लीट करा रहा हूँ। यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। चलेगा, मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर कल ही मैंने इसकी जो क्लास कंप्लीट की थी, जिससे मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में मैंने चर्चा किया था। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास रहेगी इसका दूसरा यूनिट है, दूसरा हमारा सेकंड हमारा यूनिट रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है संवैधानिक विकास के चरण क्या हैं और संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। उससे पहले मैं जो है कल की जो क्लास मैंने कराया था तो उसमें एक क्वेश्चन हमारा जो है रह गया था, इसको मैंने जो है नहीं रख पाया था। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे फर्स्ट क्लास का था इसको, एक क्वेश्चन जो कि रह गया था इसको सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम दूसरा जो यूनिट है इसके हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पुनः समझौता किसे कहते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में ही जो है कर दिया गया था। मतलब जो है अंग्रेज जो है एक ऐसी चाल चल दी थी उस समय कि मुसलमानों के लिए जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी उसको अलग कर दिया गया था सबसे। उन्होंने हिंदुओं में फूट डालने के लिए, मतलब अंग्रेजों ने हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। मतलब जो है मुसलमानों को तो अलग व्यवस्था कर ही दी थी, लेकिन हिंदुओं में भी फूट डालने के लिए जो हरिजन थे, जो नीची कास्ट के जो जाति थे, उनके लिए भी जो है अलग निर्वाचन की व्यवस्था की थी। गांधी जी को इस निर्णय से बहुत ही आघात पहुंचा, काफ़ी जो है इससे जो है उनको कह सकते हो निराशा फील हुआ और उन्होंने आमरण अनशन जो है प्रारंभ कर दिया। और अंत में हरिजन नेता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य 1932 में एक पुनः समझौता हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि दलितों के नेता थे, इनके बीच में एक समझौता हुआ। इसी समझौता को एक किस लिए समझौता हुआ है, क्योंकि जो अलग मांग कर रहे थे निर्वाचन की, ठीक है, जो कि अंग्रेज जो थे, जो दलित थी, जो हरिजन लोग थे, इनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की थी। तो महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य जब समझौता हुआ जिससे एक ही में निर्वाचन की जो है बात की गई, तो ये जो समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था, तो इसी को हम पुनः समझौता कहते हैं। पुनः समझौता के तहत हरिजनों के लिए जो है संसद विधानमंडलों में स्थान जो सुरक्षित कर दिए गए थे। तो इतनी आपको जो है परिभाषा इसकी आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा दूसरे हम यूनिट के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे। दूसरा जो यूनिट है इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन था कि भारत के संवैधानिक विकास पर आपको नोट्स लिखना है। तो इसका संवैधानिक विकास क्या है सबसे पहले समझ लीजिएगा। इसके संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इसको बांटा गया था, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला था। फिर है ब्रिटिश क्राउन के जो है तहत इसको बांटा गया था, दूसरा इसका पार्ट, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चला। ठीक है, जिसके बाद 1950 में संविधान जो है लागू हो गया था। अब यहाँ से हम सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 से शुरू होकर भारत सरकार अधिनियम 1935 तक, अंततः भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 तक, विभिन्न अधिनियमों में शासन के प्रारूप, प्रशासनिक ढांचे और भारतीयों की भागीदारी को धीरे धीरे जो रूपांतरित किया गया, जिसमें या फिर जिससे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है,
तो इसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको जो है, जो कि भारतीय संवैधानिक कह सकते हो, जो विकास था, ये कैसे इसका विकास हुआ, तो हम इसको शुरुआत से समझेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इसको रखा गया, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला था। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 को आया था, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला जो है प्रयास था। ठीक है। फिर है बंगाल के गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर है उसी के तहत अगला भी इसमें जो कह सकते हो, जो संवैधानिक जो कह सकते हो इसका जो विकास था, पीट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 को आया था। कंपनी के व्यवसायिक राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। और ब्रिटेन में कंपनी के शासन की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी जो है की गई थी। फिर है चार्टर एक्ट। ये जो है 1833 के चार्टर एक्ट के सभी विधायी शक्तियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। और 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता जो है शुरू की गई थी। फिर इसके तहत जो दूसरे इसको पार्ट में जो है विभाजित किया गया था। ठीक है। तो वो था ब्रिटेन क्राउन के तहत, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चला था, जिसमें जो है भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 ये था। तो इसके जो है विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो जो है समाप्त हो गया था। ठीक है। फिर है भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। भारत जो है सचिव का पद जो है स्थापित किया। फिर है भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1861, ये जो है विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान इसमें किया गया था। और 1892 में विधायी परिषदों का जो है विस्तार किया गया। 1909 में माल्य मिंटे सुधार, जो कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो माल्य मिंटे जो सुधार था, मुसलमानों के लिए जो चुनाव की व्यवस्था थी एक अलग थी। ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई थी। फिर है भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1919 में आया था। इसमें जो है मार्टेंग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो है प्रांतों में द्विशासन प्रणाली की जो है शुरुआत की थी। फिर उसके बाद आया था भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 में। तो यह जो है सबसे लंबा और आखिरी संवैधानिक जो उपाय था। प्रांतों में स्वायत्तता दी गई, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो हुआ। फिर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे ब्रिटिश शासन का जो है अंत हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, तो ये सब जो है इसके प्रकार थे इसके विकास के। ठीक है। उसके बाद जो है संविधान का निर्माण हुआ, फिर इसको लागू किया गया जब देश आज़ाद हुआ। तो जैसे कि संविधान का जो है गठन 1946 में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की एक बैठक की गई, उसका गठन किया गया। और संविधान को जो है कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है अपनाया गया, फिर जो है उसको स्वीकृति मिली। लेकिन लागू इसको कब किया गया था, इसको जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हुआ, जिसके बाद भारत एक संप्रभुत्व समाजवादी लोकतांत्रिक जो है गणराज्य बना। ठीक है। अब हम 26 जो नवंबर है हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है संविधान जो है बनके कंप्लीट हुआ था, फिर इसको अपनाया गया था, ऐसे कह सकते हो। फिर आगे यहाँ से लिखा हो कि संविधान का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है। ब्रिटिश शासन के तहत विभिन्न कानूनों से इसे जो है प्रेरणा मिली है, जिसने जो है एक आधुनिक भारतीय राज्य के लिए वैधानिक आधार जो है तैयार किया है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान के स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए। तो हम यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। संविधान से क्या अभिप्राय है, इसकी परिभाषा सबसे पहले आप जान लीजिएगा। प्रत्येक राज्य का अपना एक संविधान होता है, मतलब सभी राज्य का, सभी देश का अपना एक संविधान होता है, जिसके माध्यम से वह जो अपने देश का शासन जो है संचालित करता है। सभी देश का, सभी राज्य का अपना एक संविधान होता है, जिसके माध्यम से, ठीक है, देश वहाँ पर जो है शासन जो है संचालित करता है, चलाता है। ठीक है। जैलिनेक का कहना है, जैलिनेक एक विद्वान है हमारे, जो कि कह सकते हो राजनीति शास्त्र नहीं, ये कहते हैं कि संविधान विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब ये कहते हैं कि जिस राज्य में, जिस देश में संविधान नहीं होगा, तो बिना संविधान के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और संविधान के अभाव से राज्य ना होकर के एक प्रकार की अराजकता होगी। मतलब जो है जिस राज्य में संविधान नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है उस राज्य उसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है राज्य के कोई भी तत्व वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। ठीक है। एक अराजकता का रूप जो है धारण कर लेगी राज्य। फिर आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि वास्तव में संविधान उन लिखित या
अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियां और विभिन्न अंगों में वितरण, इन शक्तियों के प्रयोगों के सामान्य सिद्धांत इसमें जो निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। फिर हम यहाँ से भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। तो क्योंकि भारतीय जब स्रोत की बात आती है तो भारतीय संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ है तो इसमें कौन कौन सा सोर्स आए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हमारे देश ने कुछ अन्य देशों से ली गई हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे विस्तृत में। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से जो संसदीय शासन जो पद्धति थी उसको लिया गया है, जिसमें लोकसभा, विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति के औपचारिक स्थिति, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, उनके सदस्यों के विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां, तो ये सब चीज़ों का जो प्रावधान जो है दूसरे देशों से लिया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय जो शासन पद्धति है हमारे देश में जो लागू है वो किस देश से ली गई है, तो कहोगे ब्रिटेन के संविधान से। फिर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, इससे क्या लिया गया है, तो इससे जो है संघात्मक शासन प्रणाली इससे ली गई है, जिसमें मूल अधिकार, स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक जो है पुनरावलोकन का सिद्धांत और उपराष्ट्रपति का पद जो है इसी के द्वारा जो है निर्धारित है। फिर है फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से जो कि 1946 के चौथा गणतंत्र से, इससे जो है गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था जो है ली गई है फ्रांस के संविधान से। और भी बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा है, जो विभाजन है, उसको लिया गया है कनाडा के संविधान से। फिर है आयरलैंड का संविधान, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो कहोगे आयरलैंड के जो है देश से लिए गए हैं, वहाँ के संविधान से लिए गए हैं। क्योंकि जब भारत का जब संविधान तैयार हुआ है तो आप ये मत कहिए कि सीधे जो है जो भी लिखा है तो सब अपने ही देशों के अनुसार लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर देशों को देखा, वहाँ के संविधान को देखा कि वहाँ की कुछ ऐसी कह सकते हो वहाँ की संविधान में कुछ चीज़ें अच्छी थी जिसको जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, जिसके द्वारा अभी एक स्रोतों के रूप में जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है वहाँ से ले गए हैं। फिर है जर्मनी के संविधान से, तो जर्मनी के जो संविधान था वहाँ से आपातकालीन जो स्थितियाँ हैं वहाँ से ली गई हैं। मतलब देश में जब कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोई जो है बाहरी युद्ध का खतरा होता, तो आपातकालीन की जो स्थिति होती है, तो ये जो है भारतीय संविधान जो कि जर्मनी से लिया गया है इस प्रावधान को। फिर है सोवियत संघ के संविधान, ये जो है इसमें जो है मूल कर्तव्य वहाँ से लिए गए हैं सोवियत संघ के संविधान से। फिर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। फिर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वहाँ से ली गई है। फिर है जापान के संविधान से अनुच्छेद 21वीं की शब्दावली ली गई है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण की सूचियाँ इसमें जो है शामिल की गई हैं। कि भारत का संविधान जो कि जब बना तो बाहरी देशों के कुछ संविधान जो कि पहले से लागू थे, तो वहाँ के संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें थे जो कि भारतीय संविधान में उनको रखा गया है, जिससे हमारे जो है संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इनके स्रोत हैं भारतीय संविधान के, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको सारे के सारे इसके स्रोत मैंने आपको बता दिए हैं, चलेगा। अब है जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जिसमें कहा गया कि भारत एक लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्षता को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है, अर्थात भारत में जनता द्वारा चुनी सरकार जो है होगी, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए होगा, अतः आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत स्वतंत्र होगा, सभी के साथ समान व्यवहार, धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो भारतीय जो है संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक जो है लोकतंत्र, भारत एक जो है क्या है लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभुत्व, समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष अब आसानी से भली बात आप समझ रहे होंगे। फिर है समाजवादी में जो है धर्मनिरपेक्षता, इसको जो है 1976 में 42वें संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा इसको जोड़ा गया था, अर्थात भारत में जनता जो है के द्वारा चुनी सरकार होगी, मतलब भारत में जो है जनता जिसको चुनेगी उसी की सरकार होगी, और राष्ट्रपति जो होगा भारत का एक निश्चित अवधि के लिए होगा। ठीक है, जितनी अवधि की उसकी एक निर्धारित की जाएगी
तो उस अवधि के लिए होगा, फिर उसका फिर अगली बार जो है उसका निर्वाचन होगा, या फिर कह सकते हैं उसका इलेक्शन होगा। फिर है आंतरिक और बाह्य मामलों में जो है भारत क्या होगा, स्वतंत्र होगा। और जो संविधान है ये जो है सभी के साथ, जो कानून है भारतीय, ये सभी के साथ समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता भी जो है सभी लोगों को जो है इसके तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब यहाँ से हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को भी हम समझेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषता एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की विशेषता सबसे पहले यह है कि लिखित एवं जो है निर्मित संविधान। तो भारत का जो संविधान है लिखित एवं निर्मित संविधान है। इसमें जो संघात्मक शासन है, जो है संदनात्मक शासन भी है, इसकी विशेषता है। विश्व का सबसे व्यापक संविधान, मतलब विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पेजों का यदि कोई संविधान है तो भारत का ही है सबसे बड़ा संविधान। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी जो है इसकी विशेषता है। फिर है मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है, मौलिक और जो है नीति निषेध तत्वों की व्यवस्था भी जो है हमारे संविधान में की गई है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। तो ये सब क्या है, संविधान की विशेषता है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से हम संविधान की सभा का गठन कब हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत 1946 में हुआ था, जिसके बाद जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, और पहली जो है बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था, और संविधान को बनाने में, इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर तैयार हुआ था संविधान। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब गठन की मुख्य प्रक्रिया को भी समझ लीजिए, जैसे कि योजना और जो है चुनाव। तो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में M.N. राय ने रखा था, लेकिन इसे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में जो है स्थापित किया गया। इसके लिए जुलाई 1946 में जो है चुनाव किए हुए थे। फिर है पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान कक्ष में हुई थी, जिसे अब संसद भवन का केंद्र कहा जाता है। फिर इसमें अगला जो इसका बिंदु है अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष। तो इस बैठक जो पहले ही बैठक थी, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुए, और जो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी और टी कृष्णमाचारी जो है फिर उपाध्यक्ष जो हुए। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। फिर अगला इसका है कार्य और जो है आरंभ। तो सभा ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, जो संविधान की जो है नींव बनी। फिर संविधान का निर्माण। तो संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और स्वीकृति और जो है लागू होना। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है स्वीकार किया गया, और कुछ धाराओं को भी लागू किया गया। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को संविधान, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, और जिसे हम हर साल जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, फिर मनाते हैं। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। अब यहाँ से हम भारतीय संविधान के जो मूलभूत जो लक्षण हैं ये भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा। तो दुनिया के सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में संविधान अवश्य है। प्रत्येक राज्य की परिस्थिति अलग अलग होने के कारण उसकी अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है, जिन्हें संविधान की विशेषता या लक्षण जो है कहा जाता है। तो इसकी विशेषता और लक्षण दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो जैसे कि भारतीय संविधान की जो विशेषता जो लक्षण है, लिखित एवं जो निर्मित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान, मतलब सबसे हर एक दुनिया के जितने भी देश हैं सब देशों से बड़ा यदि सबसे ज़्यादा पेज वाला कोई अगर संविधान है तो भारत का संविधान है। सरलता, कठोरता और समानयन ये भी इसकी विशेषता है। मौलिक अधिकार, मूल जो कर्तव्य हैं ये भी संविधान में उल्लेखनीय हैं। फिर है संघात्मक शासन व्यवस्था है संविधान में। लोक संप्रभुता पर आधारित संविधान है। लोक गणतांत्रिक राज्य की भी बात इसमें की गई है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य ये भी इसकी विशेषता है। सदनीय शासन, नीति निषेध तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका और अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, आपातकालीन की जो है व्यवस्था, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था भी की गई है। पंचायती राज व्यवस्था, विश्व शांति का समर्थक, ये सभी जो है चीज़ें इसकी विशेषता, इसके लक्षण हैं भारतीय संविधान की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के क्या उपाय हैं, आपको बताना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो इसके जो है इनके हम उपायों को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि संविधान लागू होने के बाद
भारत के नागरिक, मतलब जब संविधान लागू हुआ, मतलब कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो ये जब लागू हुआ तो संविधान लागू होने से पूर्व, मतलब पहले भारत के नागरिक थे, मतलब जो इससे पूर्व जो भी थे भारत के नागरिक थे, और वे बाद में स्वतः भारत के नागरिक हो गए। मतलब जो है संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले जो भी भारत में था, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ, जो वहाँ से बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान चले गए तो चले गए, उनको छोड़ो। जितने भी देश यानी बाद में जितने भी धर्म के लोग बचे, चाहे कोई भी बचा हो, तो वे जितने भी लोग भारत में रह गए वे सभी के सभी क्या हैं, भारत के नागरिक हैं स्वतः। और पाकिस्तान से भारत आने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या कोई एक या उसके पितामह या जो है पितामह पितामह फिर जो है पितामही या जो है मातामही या फिर जो है मातामह, इनमें से जो कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए हों, तो वे बाद में पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिक हो गए। मतलब जो है मान लो जब देश जो है आज़ाद हुआ उससे पहले जिनकी भी संतानें भारत में जो है जन्मी हों, अकारणवश वो जो है पाकिस्तान में बंटवारा के कारण जो है चली गई हों, उसमें पड़ गई, तो वो आ सकती हैं, ठीक है, तो भारत की नागरिकता उनको जो है मिल जाएगी। फिर है जो है संविधान लागू होने के बाद क्या जो है नागरिकता प्राप्त करने के क्या प्रावधान, इसको भी समझ लीजिएगा। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए विविध जो है इसकी विधियां हैं, जैसे कि प्रत्येक जो है व्यक्ति जिसका जन्म जो है भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक है, यदि उसके पिता भारत के नागरिक हो। मतलब जो है यानी जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, फिर ऐसा भी कह सकते हो कि भारत में कोई भी बच्चा जन्मा हो, ठीक है, लेकिन उसके पिता भी जो है भारतीय हो, तो जो है भारत का ही नागरिक हो जाएगा। फिर है देश में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अवजनन द्वारा भारत का नागरिक होगा, यदि उसके पिता जो है भारत के नागरिक हों। फिर है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता जो है प्राप्त की जाती है, यदि वह जो है भारत में नागरिकता की शर्तों को जो है पूरा करता है, ठीक है। आप पंजीकरण के द्वारा भी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए शर्तें होती है, यदि उसको आप जो है पूरी करते हो तो। फिर है यदि कोई क्षेत्र विदेशी भारत में जो है मिल जाता है, तो उस क्षेत्र में सभी लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सिक्किम अब जो है 1975 में भारत का अंग बना, तो वहाँ के सभी नागरिक जो है स्वतंत्र भारतीय हो गए। तो इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब है इसका अगला जो कह सकते हो जो क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनका उल्लेख कीजिए, तो इनके हम अनुसूचियों को भी हम बताते चलेंगे। तो भारतीय संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं, जिनका जो विवरण निम्न प्रकार है। प्रथम जो अनुसूची है, इसमें जो है भारत संघ में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, जिनकी संख्या जो है, प्रदेश जो है कितने राज्य हैं, राज्य आपके 28 है, 7 आपके केंद्र शासित जो है प्रदेश हैं। यह प्रथम अनुसूची के तहत इसका उल्लेख है। फिर है द्वितीय जो अनुसूची है, इसमें जो है राष्ट्रपति और जो है राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद और राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेख जो है परीक्षक के बारे में जो है उपबंध है इस जो है अनुसूची के तहत। फिर तीसरी जो अनुसूची है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा जनप्रतिनिधियों के शपथ तथा प्रतिज्ञान का जो है प्रारूप है। फिर है चौथी अनुसूची, तो राज्यसभा के स्थान का आवंटन, इसमें जो है चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। फिर पांचवी जो अनुसूची है, इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है इसमें उल्लेख है। फिर है छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातियों के क्षेत्रों के बारे में संबंधित है। फिर सातवीं अनुसूची है, इसमें जो है इसमें 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर आठवीं जो अनुसूची है, इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता जो है प्राप्त है। फिर है नवीं अनुसूची, इसमें जो है अधिनियमों को जो है शामिल किया गया है, जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती। फिर 10वीं जो अनुसूची है, इसमें जो है 42वें संशोधन द्वारा दल बदल कानूनों को शामिल किया गया है। फिर 11वीं जो अनुसूची है, इस अनुसूची में पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण जो है हमारी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। फिर 12वीं जो अनुसूची है, इस अनुसूची के अंतर्गत जो नगर पालिका है, ठीक है, इसके द्वारा जितने भी कार्य आते हैं इस सूची के अंतर्गत जो है उसको रखा गया है। तो ये थे इसके जो है कह सकते हो सूचियाँ, जो कि आपको एग्जाम में बन सकता है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लास्ट में, क्योंकि संविधान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं,
क्योंकि संविधान जब बन गया है तो इसमें एक ऐसी भी प्रक्रिया जोड़ी गई है जिसको हम कहते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मतलब संविधान जब बन गया उसको लागू कर दिया गया, लेकिन इसमें एक और भी प्रावधान जोड़ा गया था कि मान लो कोई कालक्रम में उस समय संविधान लागू हुआ है तो कोई ऐसी जो है चीज़ लागू हो गई है तो उसको उसमें सुधार कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी एक प्रावधान था हमारे भारतीय संविधान में, तो उसको भी हम यहाँ से समझेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। संशोधन की प्रक्रिया यह है, मान लो भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो जनता को शायद ना पसंद आए, तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, तो उसके लिए भी एक प्रावधान जोड़ा गया भारतीय संविधान में। इसका भी उल्लेख है कि उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो भारत में संघात्मक शासक को अपनाया गया, जिसमें संघ और राज्यों के मध्य जो है स्पष्ट रूप से शक्तियों का जो है विभाजन किया गया। मतलब संविधान को जो लागू किया गया तो ये जो शक्तियाँ बांटी गई, एक बांटा गया है राज्य को, दूसरा जो है कह सकते हो संघ को बांटी गई है, इनके मध्य जो शक्तियों का विभाजन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का जो है वर्णन मिलता है। तो हमारा जो अनुच्छेद है 368, इसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, मूल संविधान में इस अनुच्छेद का शीर्षक है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया था, ये इसका शीर्षक है। और 24वें संशोधन के द्वारा इस शीर्षक को संशोधित करके संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसकी प्रक्रिया कर दिया गया था। और जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 245, 246 और 248 से जो है प्राप्त होती है। अब यहाँ से हम, क्योंकि भारतीय जो संविधान हमारा है उसमें संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। भारतीय संविधान में आप जो है संशोधन कर सकते हो। इसके संविधान में कैसे कर सकते हो, एक है संसद के समान जो है बहुमत से जो है संशोधन। मतलब जो है जो संसद होती है इसमें आप बहुमत जो है आप जो है किसी चीज़ को पास करवाना, उसमें संशोधन करना, जैसे कि वक्त बिल का भी हाल ही में इसमें संशोधन हुआ है। तो बीजेपी के पक्ष से काफ़ी इनके सांसद थे, इनको जो वोटिंग हुई थी तो बीजेपी जो कि पक्ष में काफ़ी वोट जीते थे, तो जो पक्ष के ज़्यादा होंगे तो उसमें संशोधन कर सकती है। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों, जैसे कि अनुच्छेद आपका 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद आपका 4 और अनुच्छेद 100 जो है 89 और अनुच्छेद 240 में संसद सामान्य बहुमत की प्रक्रिया से जो संशोधन कर सकती है। संसद उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के समान बहुमत की प्रक्रिया से संशोधन कर सकती है। संशोधन विधेयक जो है दोनों सदनों से अलग अलग पारित होने आवश्यक है। ठीक है, फिर इसका दूसरा जो तरीका है कि संसद के विशिष्ट बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक जो है सदन के कुल सदस्यों के बहुमत, उसकी उपस्थिति का मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3, यदि 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद आपका जो 54 है, जो 55 है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर है अनुच्छेद आपका 73, अनुच्छेद 162, इसमें जो है संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर है अनुच्छेद आपका 124, 147 और 200 जो है 14 से लेकर जो है 331 तथा 241, इसमें जो है संघ और राज्यों की जो न्यायपालिका है इससे संबंधित है। फिर है अनुच्छेद आपका 245 से लेकर 255, इसमें जो है संघ और राज्यों की जो विधायी शक्तियाँ है इसका विभाजन इससे संबंधित है। फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। फिर है 7वीं अनुसूची, तो इसके माध्यम से भी जो है विधानमंडलों के माध्यम से अब संसद में जो है 2/3 बहुमत मिलता है, तो अब उसमें जो है संशोधन कर सकते हो। फिर इसका तीसरा है तरीका कि फिर इसका अगला जो है तरीका है संविधान में संशोधन करने का, वो है संसद के विशिष्ट बहुमत से संशोधन। तो संविधान के शेष भाग में संशोधन करने के लिए संसद का विशिष्ट बहुमत अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, उसकी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बीच 2/3 बहुमत से जो है किया जाता है। मतलब जो है सदन होती है, ठीक है, इसमें सदस्यों का जो बहुमत होता है, यदि 2/3 बहुमत किसी को मिलता है तो उसके माध्यम से वो जो है संशोधन इसमें कर सकता है। संविधान के 24वें संशोधन के द्वारा संशोधन प्रक्रिया की अस्पष्टता को जो है समाप्त कर दिया गया है और मूल संविधान के ऐसे कोई प्रावधान नहीं था। कोई संशोधन विधेयक जो है दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा और 24वें संशोधन के द्वारा संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है हो सकता है, लेकिन इसमें जो है जो कि अब जो है संविधान जो कि
जो कि 24वें संशोधन के द्वारा जो संशोधन की प्रक्रिया है इसको एक अस्पष्टता से जो है समाप्त कर दिया गया है। और मूल संविधान में ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं था कि कोई संशोधन विधेयक दोनों सदनों में जो है पारित होकर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, इसलिए 24वें संशोधन द्वारा जो संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तो ये थे तरीके। ठीक है, इतनी ही आज की हमारी क्लास थी, जो कि इसमें से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास जो तीसरा इसका यूनिट है, जो चैप्टर है, बहुत ही शीघ्र आएगा। आप सभी लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।